हेलो फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने मानव भूगोल और उसके बारे में, उसके विषय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि मानव भूगोल विषय की परिभाषा, मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा कि मानव और उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन जो है मानव भूगोल है। यानी मानव के जो पर्यावरण है और मानव, इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसका अध्ययन मानव भूगोल करता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये किस प्रकार का संबंध है, यानी मानव के और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है वो किस प्रकार का, उसकी व्याख्या क्या की जाए। तो मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध की व्याख्या के लिए मानव भूगोल में तीन विचारधाराएं प्रचलित हैं। एक है पर्यावरण नियतिवाद, दूसरा संभववाद और नवनियतिवाद। अब चूंकि इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए एक प्रश्न आता है, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। अब उन प्रश्नों को समझने के लिए हमको सबसे पहले इनको समझना होगा कि पर्यावरण नियतिवाद क्या है, संभववाद क्या है और नवनियतिवाद है। तो आज हम लोग जो है पर्यावरण नियतिवाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बाकी को हम इरेज कर देते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पर्यावरण नियतिवाद। तो पर्यावरण नियतिवाद को प्राकृतिक नियतिवाद या निश्चयवाद या आपका जो है पर्यावरणवाद भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिटरमिनिज्म। ये जो है इनकी अंग्रेजी है, यानी डिटरमिनिज्म। थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हम लोग जान लें। वैसे ये नियतिवाद होता क्या है? नियतिवाद एक विचारधारा है मानव भूगोल की, जिसमें इस विचारधारा में यह माना जाता है कि मनुष्य का जो व्यवहार है, उसकी जो आदतें हैं, उसका रहन सहन, उसकी कल्चर, वो सब जो है पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होती है। उसका जो पर्यावरण होता है उससे नियंत्रित होती है। और नियतिवादी जो है पर्यावरण को जो है वो एक सक्रिय तत्व मानते हैं। अब बाकी मानव को जो है वो मानते हैं कि मानव जो है प्रकृति के आदेशों के अनुसार ही कुछ करता है। यानी जो प्रकृति चाहती है, जो करवाना चाहती है, वो ही मानव करता है। इसके अलावा मानव का मतलब प्रकृति के अलावा और कोई, यानी मानव को गौड़ मानती है ये पर्यावरणवादी, कि मानव जो है एक आपका निष्क्रिय एजेंट है और प्रकृति ही सक्रिय है। तो हम बहुत इसकी ज़्यादा चर्चा न करके हम लोग इस चलते हैं कि ये पर्यावरण नियतिवाद का विकास जो है ये जर्मनी में हुआ। इसका जन्म जर्मनी में हुआ है। जर्मनी के जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने पर्यावरणवाद चिंतन का विकास किया। लेकिन अगर हम और पहले जाएं तो यूनानी और रोमन जो विद्वान थे, जैसे आप हिप्पोक्रेट या ये हेरोडेटस महोदय, अरस्तु और थ्यूसिडेडस नाम के एक विद्वान थे, इन सभी लोगों ने पर्यावरणवाद पर चर्चा किया, पर्यावरणवाद की महत्ता को समझाने का प्रयास किया लोगों को। हिप्पोक्रेट्स एक चिकित्सक थे और वो जो है अपने मरीजों को जो है या लोगों को अब जलवायु का स्वास्थ्य के संबंध में काफी समझाने का वो प्रयास करते थे। अरस्तु महोदय जो थे, अरस्तु महोदय ने पर्यावरण पर बहुत अच्छा अपना एक वक्तव्य दिया है और उनके अनुसार जो है पर्यावरणवाद का उन्होंने व्याख्या करते हुए कहा कि शीत प्रदेशों के जो निवासी होते हैं वे साहसी होते हैं, वीर होते हैं, लेकिन अमेधावी होते हैं तथा उनमें राजनीतिक संगठन की क्षमता कम होती है। और दूसरी तरफ जो उष्ण प्रदेश के लोग हैं वो आलसी होते हैं तथा उनमें जो है मेधावी तो होते हैं लेकिन आलसी होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, और इसलिए जो है वो दासता उनकी प्रवृत्ति बन जाती है। तो ये कुछ रहा, लेकिन वास्तव में जो पर्यावरणवाद है उसका विकास जर्मनी में हुआ और एक सिद्धांत के रूप में जो है और एक विषय के रूप में मानव भूगोल में पर्यावरणवाद को
शामिल करने का काम जर्मन भूगोलवेत्ताओं का है। जर्मनी में जो रैटजेल महोदय थे, उन्होंने मानव भूगोल, एक एंथ्रोपोगो ज्योग्राफी लिखा किताब, आपको हमने पिछले बार बताया, हम लोगों ने चर्चा किया। और उस एंथ्रोपोगो ज्योग्राफी किताब के आधार पर मानव भूगोल की उत्पत्ति हुई। यानी जो मानव भूगोल है वो रैटजेल के एंथ्रोपोगो ज्योग्राफी कृति से निकला हुआ है। मानव भूगोल जो है डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के प्रकाशन के बाद जो है काफी लोकप्रिय हो गया। और इसमें जो नियतिवाद जो है, यानी पर्यावरण नियतिवाद की जो विचारधारा है, वो डार्विन की किताब से ही उपजी हुई है। क्योंकि रैटजेल महोदय ने उसी बेसिस पर जो है अपना एंथ्रोपोज्योग्राफी किताब लिखा, और उसमें जो है मानव पर्यावरण को जो है मानव और पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या किया, और उसी में जो है नियतिवाद विचारधारा का उन्होंने प्रतिपादन किया और कहा कि भाई नियति पर्यावरण ही सब कुछ है। और उन्होंने नियतिवाद की व्याख्या करते हुए लिखा, कहा कि हम मानव के सभ्यता, संस्कृति और उसके विकास की तुलना जो है हम एक वृक्ष से कर सकते हैं। जैसे वृक्ष बड़ा होता है, चाहे वो कितना भी आकाश में उसकी तना और शाखाएं ऊपर उठ जाएं, लेकिन उसकी जड़ जो है हमेशा पृथ्वी में जमी रहती है। और अगर पृथ्वी से उसकी जड़ न टिकी रहे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार मानव चाहे कितना भी विकास कर ले, चाहे वो कितना भी ऊंचा उड़ान भर ले, लेकिन उसके पैर तो हमेशा पृथ्वी पर ही टिके रहेंगे। और उन्होंने फिर एक उदाहरण समझाया कि मानव और उसके पर्यावरण और उसके धरातल से संबंध की तुलना जो है हम पक्षी से और वृक्ष से कर सकते हैं। जैसे एक जो पक्षी होता है वो कितना भी ऊंचा उड़ ले, कहीं भी चला जाए, लेकिन उसे आश्रय अंततः जो है आकर के पेड़ पर ही मिलता है। तो इस तरह से रैटजेल महोदय ने समझाने का प्रयास किया। अब जो है रैटजेल महोदय के बाद जो है ये विचारधारा अमेरिका में जाकर पुष्पी पल्लवित हुई, और अमेरिका में जो है दो लोग, एक तो एलेन चर्चिल सैंपुल, एलेन चर्चिल सैंपुल और एल्सवर्थ हंटिंगटन, एल्सवर्थ हंटिंगटन, ये दोनों लोग नियतिवादी थे। सैंपुल तो उन्होंने जो उनकी किताब थी इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट, यानी भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव, उसमें उन्होंने पहला ही जो वाक्य लिखा है, उन्होंने लिखा है कि मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, यानी मानव जो है पृथ्वी तल का उत्पाद है, पृथ्वी तल की उपज है। और लिखा आगे कि उस इतना ही नहीं, ये वह उस केवल पृथ्वी की उपज ही नहीं है, और पृथ्वी ने उसको पैदा नहीं केवल किया, उसने उसको मातृत्व भी दिया है, उसका पालन पोषण किया है, उसने उसको चुनौतियां दी हैं, और उन चुनौतियों का हल भी उसके मस्तिष्क में फूंक दिया है। और पृथ्वी जो धूल का कण है, और उतना ही नहीं, पृथ्वी जो है उसके हड्डियों में, मांस में, उसके जो है मस्तिष्क में और उसके खून में समाई हुई है। और अंततः जो है, यानी इस तरह से उन्होंने पृथ्वी मानव को जो है पृथ्वी का शिशु बताया। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो मानव जो है वह पृथ्वी से अलग नहीं है। पृथ्वी का जो 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 ये पार्ट है, मानव भी उसी का एक पार्ट है। जैसे जैविक विभाग का एक हिस्सा है मानव जो है, जैसे पृथ्वी के जो पार्ट हैं वो 4 पार्ट हैं, जल, स्थल और वायु और जैविक। तो जो जैव मंडल है, यानी जो पृथ्वी का ही वो पार्ट है जैविक विभाग। तो जैविक जो भाग है, जो जीवधारियों का विभाग है, उसका हिस्सा मानव भी है। तो इसलिए प्रकृति से वो अलग नहीं है, ये जो है नियतिवादी विचारधारा कहती है। तो और इसके बाद हंटिंगटन महोदय का आता है। हंटिंगटन महोदय जो है, इन्होंने नवतिवाद को चमोत्कर्ष पर पहुंचाया। इनकी 3 किताब, एक जो है आपका है पल्स ऑफ एशिया,
एशिया, यानी एशिया का स्पंदन, एशिया का स्पंदन, ये किताब आई थी 1907 में। अब इसमें इन्होंने एशिया का स्पंदन किताब जो है हंटिंगटन महोदय ने लिखा है, और हंटिंगटन महोदय का ये मानना था कि सभ्यताओं का जो विकास हुआ है, सभ्यताओं का विकास जो है वो जलवायु से प्रभावित रहा है, यानी जलवायु के अनुसार सभ्यता विकसित हुई है। तो इन्होंने जो है ये जो पल्स ऑफ एशिया किताब लिखा, तो इसमें जो मध्य एशिया के जो चलवासी पशुचारक थे, जो चरवाहे थे, उनका जो है भारत पर या तुर्कमेनिस्तान, तुर्की वगैरह पर, या यूरोप का जो वो पूर्वी ये पश्चिमी यूरोप है, उसमें जो है इनका जो प्रसार हुआ, जो आवर्जन हुआ, उसके बारे में इस किताब में इन्होंने लिखा है कि जलवायु से प्रभावित होकर, क्योंकि जलवायु बदल गई, सूखा का खासकर इन्होंने लिखा है कि सूखा पड़ने लगा, इनके चारागाह सूख गए, अतः नए चारागाहों और पानी की तलाश में ये लोग जो है प्रवास इधर उधर कर गए, और मंगोलों के लिए इन्होंने भारत में आक्रमण का मार्ग जो है इन्होंने खोज दिया, जो चलवासी पशुचारक थे मध्य एशिया के। इन्होंने दूसरी एक किताब लिखा है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, यानी सभ्यता और जलवायु। इस किताब में इन्होंने बताया कि जो उष्ण प्रदेश के लोग हैं, जैसे जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो वहां के लोगों में जो है स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें रहती हैं, वे आलसी होते हैं, वही अरस्तु जी की जो विचारधारा पहले थी, आलसी होते हैं और डरपोक होते हैं, इसलिए वो जो गुलामी उनकी प्रवृत्ति बन जाती है, और वे जो है विकास में पीछे भी रह जाते हैं, उनमें वैज्ञानिक और प्रगति नहीं हो पाती है, वैज्ञानिक प्रगति। और जो 21 डिग्री टेम्परेचर, 20-21 डिग्री टेम्परेचर की जो समताप रेखा थी, या जो 20-21 डिग्री टेम्परेचर इर्द-गिर्द का जो क्षेत्र है, वहाँ के निवासी जो है साहसी, वीर और उद्यमी होते हैं। वो जो है उनका औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास ज़्यादा होता है। तो इस तरह से इन्होंने बताने का प्रयास किया कि किस तरह से क्लाइमेट जो है वो लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। फिर नियतिवाद, इनकी एक और किताब आई थी, वो थी मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन, मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन है। तो ये जो है ये किताब आई थी इनकी 1915, और ये आई थी 1945 में, ये शायद ये 1945 में आई थी। तो ये जो है इसमें भी उन्होंने सभ्यता और जलवायु का संबंध जोड़ा। तो इस प्रकार देखें हम तो जो नियतिवाद है, नियतिवाद की मतलब मेन जो उसका दर्शन है नियतिवाद का, या जो विचारधारा है, वो यह कहती है कि मानव की जो जितनी भी क्रियाएं हैं वह जलवायु द्वारा ही प्रभावित होती हैं, निर्धारित होती हैं, नियंत्रित होती हैं, और मानव चाह करके भी उससे कुछ अलग नहीं कर सकता है। इसको हम कहते हैं नियतिवाद। अब जो है बात आई कि मानव का प्राकृतिकरण, जो कि हमारे 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है, हालांकि जो हम बताएं तो किसी भी कक्षा के विद्यार्थी इसको जो है कर सकते हैं, उनको लाभदायक रहेगा, इसका अध्ययन कर सकते हो। अब जो है आता है एक शब्द कि मानव का प्राकृतिकरण, मानव का प्राकृतिकरण, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि वही नियतिवाद की जो कॉन्सेप्ट है यहां लागू हो रहा है कि ऐसा मानव या मानव इस प्रकार से अपना जीवन जब जीने लगे कि वो प्रौद्योगिकी का उपयोग न करे, यानी वह पूरी तरह से नेचुरल जो आदेश हैं, प्रकृति के जो आदेश हैं, उनका पालन करते हुए जिए,
वह जो है पूरी तरह से जैसे एक हम कह सकते हैं कि जो आदिम मानव था, यानी ये अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करता था। वह जो है जब बरसात होती थी तो गुफाओं में शरण लेता था, जंगलों से वह कंद-मूल फल प्राप्त करके अपना काम चलाता था, या शिकार करके कुछ भोजन प्राप्त कर लेता था। बाकी वह नेचर के साथ बहुत छेड़छाड़ नहीं करता था, और एक नेचुरल यानी प्राकृत जिस तरह से कहती थी उस तरह से वो अपना जीवन जीता था। तो ये अगर जो ऐसा मानव, ये मानव अगर इस प्रकार का हो जाए कि वह प्रकृति के आदेशों को सुनने लगे, प्रकृति के जो कहे उस करने लगे, यानी प्रकृति को समझ कर और उसके अनुसार अपना कार्य करे और टेक्नोलॉजी का उपयोग न करे। अब तकनीक का जब उपयोग करेगा, जब जब वह जो है मशीनों का उपयोग करेगा, तब वो प्राकृतिक मानव नहीं। तो प्राकृतिक मानव का प्राकृतिकरण का मतलब कि मानव जो है जब अपने को जलवायु के अनुसार समायोजित करके और उसी तरह जीवन जीने लगता है, तब उसको हम मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। और एक शब्द आता है आपका प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण, मानवीकरण। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब मानव के क्रियाकलाप जब ज्यादा टेक्नोलॉजी के आधार पर ज्यादा बढ़ जाते हैं, वह प्रकृति पर जब हस्तक्षेप करने लगता है और प्रकृति का जो नेचुरल जो उसका लैंडस्केप है, यानी जो दृश्यभूमि है प्राकृतिक, उसमें परिवर्तन करके वह जो है मानवीय जो दृश्यभूमि होती है, सांस्कृतिक जिसको कहते हैं, जब उस पर वो परिलक्षित होने लगे और प्राकृतिक दृश्यभूमि पर मानवीय और सांस्कृतिक दृश्यभूमि जब हावी होने लगे, तब हम कहेंगे कि प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है या हो गया है। जैसे मान लीजिए कि आपका पहले क्या है, प्रकृति हमको क्या देती है? हमको मैदान देती है, पहाड़ है, जंगल है, घाटियां हैं, नदियां हैं, तट हैं, झीलें हैं, ये प्राकृतिक जो है इन्वायरमेंट है। लेकिन हम क्या करते हैं कि मैदानों में बस्तियां बना लिए, उस पर जो है हमने सड़कें बना लिया, हमने रेलवे लाइन बना लिया, पहाड़ों काट करके हमने रास्ते बना लिए, हमने नदियों पर बांध बनाकर डैम बना दिया, नदियों का रास्ता मोड़ दिया। यानी जो प्राकृतिक जो जो नेचुरल जो फेनामिना थी, यानी नेचुरल जो व्यवस्था थी, उस पर मानवीय हस्तक्षेप बढ़ गया और उसमें परिवर्तन हो गया, और उस पर मानव के कार्यों का जो है उस पर प्रभाव पड़ गया, प्रभावित हो गया। मानव के कार्य जो है प्राकृतिक वातावरण पर प्रभावी हो गया। तो इसलिए हम कहेंगे कि प्रकृति का मानवीकरण हुआ है, और इसको हम प्रकृति का मानवीकरण कहेंगे। और ये है मानव का प्राकृतिकरण का मतलब कि प्रकृति के आदेशों के अनुसार मानव जब एक अपना जीवन जीने लगता है, तब वह होता है मानव का प्राकृतिकरण। तो इसका अब हम लोगों ने क्या आज समझा कि नियतिवाद क्या है। तो नियतिवाद जो है वह है जब मानव, नियतिवाद विचारधारा यह मानती है कि मानव की जो सारी क्रियाएं हैं, उसकी अभिलाषा, उसका विकास, उसकी आदतें, उसका भोजन, उसका रहन सहन, उसका सब कुछ जो है प्रकृति द्वारा ही नियंत्रित होता है। और प्रकृति द्वारा, प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसके द्वारा ही वो कोई भी निर्णय ले सकता है। इसके अलावा मनुष्य का कोई अपना अस्तित्व तो नहीं है। यानी मनुष्य जो है प्रकृति का एक तरह से दास है, प्रकृति जो चाहती है वो मानव से करवाती है। लेकिन इसकी बड़ी आलोचना भी हुई, बहुत विद्वानों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मानव को अगर हम कह दें कि मानव प्रकृति का दास है और मानव जो प्रकृति कहती है वही करता है, तब फिर मानव जो है जीव, जो पेड़ पौधे और अन्य जीवधारी हैं, जानवर हैं, उनके श्रेणी में आ जाता है। जबकि मानव तो बुद्धिमान प्राणी है, तो जब बुद्धिमान है तो अब उस पूरी तरह से तो प्रकृति की बात मानेगा नहीं, उसमें जरूर कुछ न कुछ वो हस्तक्षेप करेगा या उसमें कुछ परिमार्जन करके अपने अनुसार अपने उपयोगी बनाना चाहेगा। तो उसकी हम लोग अलग चर्चा करेंगे। उस यही विचारधारा जो है संभववाद लेकर आई। साथियों, इस तरह से हम लोगों ने पर्यावरण नियतिवाद या निश्चयवाद तथा उसके संक्षिप्त इतिहास के बारे में हम लोगों ने जाना, और हम इस बेसिस पर ये कह सकते हैं कि नियतिवाद की जो बीज चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में रोपा था, उसको अंकुरित और पौधा बनाने का काम रेडजेल महोदय ने किया, और उस पौधे को पुष्पित पल्लवित करने का काम उनकी शिष्या एलन चर्चिल सेम्पुल ने किया, जो अमेरिका की थी, और अमेरिका के ही एक भूगोलवेत्ता जो नियतिवादी थे, हंटिंगटन महोदय, एल्सवर्थ हंटिंगटन, उन्होंने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया, चरमोत्कर्ष पर ले जाने का काम किया। तो इस तरह से रेडजेल महोदय को जो है मानव भूगोल और उसकी विचारधारा नियतिवाद दोनों का संस्थापक माना जाता है। हालांकि रेडजेल महोदय से पहले जो उनके देश के जर्मनी के ही थे, इमैनुएल कांट महोदय, उनसे भी पहले अपने व्याख्यानों में, जो वहाँ किंग्सवर्थ में वो केनिंग्सवर्थ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, वहाँ अपने व्याख्यानों में जो व्याख्यान देते, जो लेक्चर देते थे, उसमें उन्होंने मानव और पर्यावरण के संबंधों में चर्चा उसमें वो करते थे। लेकिन चूंकि अलग से उन्होंने कोई किताब इसका नहीं लिखा और न कोई इस पर बड़ा काम किया, इसलिए जो है रेडजेल महोदय को पर्यावरण नियतिवाद का संस्थापक माना जाता है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही।